हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया एंड आज हम करेंगे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स के अंडर ही आता है। इसके अंडर 7 एग्रीमेंट्स थे। तो इसके 7 एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट एग्रीमेंट है गैट 1994। इसमें क्या है? इसमें जो गैट है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला गैट था, जो 1947 में एग्रीमेंट किया था, उससे लेकर जो अमेंड हुआ है अप टू 1995 तक, वो सब कुछ गैट 94 के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। जितने भी राउंड्स हुए हैं, हर एक राउंड में क्या नेगोशिएशंस हुई, क्या चेंजेस हुई, क्या अमेंडमेंट्स हुई, वो सभी गैट 1994 का ही पार्ट है। इसका पर्पस क्या है कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको कम करना एंड उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना ही इसका पर्पस है। तो गैट इसके लिए ही काम कर रहा है। तो गैट 1994 का आर्टिकल 2(1)(b) ये क्या कहता है? ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है ऑफ द लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जो भी लीगल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमने पुराने गैट में की थी, उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, और जो कंसेशन गैट के अंडर चल रहे थे वो कंसेशन कंटिन्यू रहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 15, 1995। इस तरह इसमें लीगल राइट्स ऑब्लिगेशन है, उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना एंड उनको कंटिन्यू करना ही इसका प्रोविजन था। और जो इसका आर्टिकल 17 है वो क्या इंश्योर करता है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। मींस जो स्टेट है फूड सिक्योरिटी प्रोक्योरमेंट करती है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर है, उसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोविजन है, इसके ऊपर सिग्नेचर हुए इन्होंने कहा गया प्रेफरेंसेस किस पर होने चाहिए? प्रेफरेंसेस टू प्राइस बेस्ड मेजर्स लाइक इंपोर्ट सरचार्ज। इट मींस क्या हो गया? अगर आपकी कंट्री में फ्री ट्रेड की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, डिसइक्विलिब्रियम में आता है, तो आपको कौन से मेजर लेने चाहिए? प्राइस बेस्ड मेजर्स उठाने चाहिए। जी कौन से मेजर्स होते हैं? जैसे आप कस्टम ड्यूटी को इंपोज कर दें, तो इट मींस क्या हो गया? आपको प्राइस को इंक्रीज करना है। आपको ऐसे मेजर्स उठाने हैं जिसमें आपकी कंट्री में इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, ना कि आपको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करना है। तो यही कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट केस में तो आपको कस्टम ड्यूटीज हैं उनको इंक्रीज करना है, ना कि आपको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करना है। और सेकंड था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो हमने अपने लास्ट सेशन में किया है इन फुल डिटेल। नाउ थर्ड एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट टेक्सटाइल और क्लॉथ प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ रिलेटेड है। तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ये पहले गैप में इंक्लूड नहीं थे, तो इसको भी WTO के अंडर लेकर आया गया। तो जो ATC थी, ATC में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एग्रीमेंट, ये क्या करता है? इसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सभी की सभी टर्मिनेट हो चुकी हैं। मीन्स क्या हो गया? जो गैप पर फ्रीडम दी थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो सभी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है। 10 ईयर का टाइम पीरियड था। कैसे? हमने डिफरेंट स्टेप्स में इसको फेज आउट करना था। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब जो टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, ये अब टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग प्रोडक्ट है, अब ये कोटा के अंदर नहीं आते हैं। अब कोई भी कंट्री इनको कोटा के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकती है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शंस है वो इंपोज कर सकती है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, ये अब गवर्न होते हैं बाय जनरल रूल्स एंड डिसिप्लिन्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हम ये कह सकते हैं अब टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है वो गैट के अंडर आ चुकी है, इसीलिए इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म हो चुकी हैं। जो हम इसकी बैक स्ट्रीम देखते हैं, जो टेक्सटाइल है, जब हम गैट की बात करते हैं, गैट से लेकर 94 इसके राउंड चल रहे थे। उन राउंड में जब इस पर नेगोशिएशन की गई तो 1974 से लेकर अनटिल द यूके राउंड जो ट्रेड था वो किसके द्वारा गवर्न होता था?
MFA। MFA क्या होता है? मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। मल्टी फाइबर अरेंजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर MCQs। मल्टी फाइबर अरेंजमेंट क्या है? इट वाज अ फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल एग्रीमेंट्स और यूनिलैटरल एक्शंस दैट एस्टैब्लिश quotas limiting import into countries। मींस मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के अंडर हम कोटा इंपोज करते थे, लेकिन नाउ अब से मल्टी फाइबर अरेंजमेंट है कोटा की रिस्ट्रिक्शन से बाहर हो चुका है। अब से जनरल WTO के अरेंजमेंट्स हैं उनके अंडर ही आने लगा। तो जो गैट है, गैट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग थी इसको फेजिंग आउट करना था। तो फेजेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ गैट रूल्स जी कैसे किया गया? जी 4 स्टेप्स में किया गया। तो स्टेप्स क्या है, कौन सी ईयर में किया गया और कितने सालों में, कितने टाइम में, कितने परसेंट रिस्ट्रिक्शन थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करना था। तो फर्स्ट स्टेप लिया था 1 जनवरी 1995 को, जिसमें हमने 16% जो हमारा कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म करना था। सेकंड 98 में, जिसमें 17% रिस्ट्रिक्शंस को फेस आउट करना था। थर्ड था 2002 में 18% को हमने खत्म करना था। और जो हमारा लास्ट स्टेप था जो 2005 में लिया गया था, इसमें रिमेनिंग 49% जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको खत्म करना था। इस तरह टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, कोटा थी, वो सब हमने 10 सालों में खत्म कर दिए, वो भी डिफरेंट 4 स्टेप्स में। एंड फोर्थ एग्रीमेंट आता है हमारा एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मींस टेक्निक से रिलेटेड एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो भी टेक्निकल बैरियर्स हैं, जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जो भी आप बैरियर्स कंट्रोल लगा रहे हो, आपको वो सब खत्म करना होगा। इट मींस क्या हो गया, जो ये एग्रीमेंट था इट इंश्योर्स दैट टेक्निकल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स and conformity assessment procedure are non-discriminatory। मींस जो कुछ भी आप रेगुलेशंस लगा रहे हो, कोई भी असेसमेंट प्रोसीजर बना रहे हो, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह जो ट्रेड है, ट्रेड में अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको वो क्रिएट नहीं करनी है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन भी था, जिसके अंडर आपको प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। इस तरह जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको लॉस नहीं होगा। टेक्निकल बैरियर्स हैं, इनको आपको खत्म करना है, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी एंड हर एक कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किसी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो ये था एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल बैरियर्स टू ट्रेड। एंड नाउ फिफ्थ एग्रीमेंट था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम ट्रिम्स कहते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रिम्स मींस इन्वेस्टमेंट मेजर किए गए। इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मेंबर कंट्रीज को कहा गया कि आपको इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रीट करना है, जैसे आप अपनी कंट्री में अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ट्रीट करते हैं। जैसे आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप ट्रीट करोगे। तो अंडर ट्रिम एग्रीमेंट्स ऑल मेंबर कंट्रीज एग्रीड अपॉन दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज टू बी ट्रीटेड एट पार विद नेशनल कंपनीज। मींस जो फॉरेन कंपनीज है एंड नेशनल कंपनीज है, इनको आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। आपने इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और कोई भी मेंबर कंट्री है वो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हम उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। और अगर उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए फ्री इंपोर्ट और रॉ मटेरियल चाहिए, वो कंपोनेंट पर हम रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज नहीं करेंगे, हम ज्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सो फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट, ये प्रोविजन भी इसमें डाली गई है। इससे क्या होता है, इससे प्रिवेंट किया गया है ताकि कोई भी मेंबर नेशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में आ रही है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज ना किया जाए। तो ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है और उस कंट्री की गवर्नमेंट कुछ भी अर्निंग करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए,
फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए, ऐसी अर्निंग के लिए कोई नई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना करे। इट मीन्स क्या हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्रीमेंट आता है एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग, अगर कोई कंट्री डंप कर रही हो तो इस केस में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इनको नुकसान पहुंच सकता है। डंपिंग का मीनिंग क्या होता है, मान लो चाइना है, चाइना इंडिया में क्या करता है, बहुत ज्यादा डंपिंग करता है। कैसे, वो अपने प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में बहुत कम प्राइसेस पर सेल करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर रहा है। तो इस डंपिंग से क्या होगा, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं इनको नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए हम एंटी डंपिंग मेजर्स हैं वो भी ले सकते हैं, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज कैन टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग टू डिफेंड देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम डंपिंग के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, हम कस्टम ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं। तो एंटी डंपिंग मेजर्स हैं, ये कब ले जा सकते हैं, इसके लिए फुल डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही आप जो एंटी डंपिंग मेजर्स हैं वो ले सकते हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रूफ हो जाता है कि डंपिंग की वजह से जो एक स्टेट है उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान पहुंच रहा है, इंजरी हो रही है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ही जाकर एंटी डंपिंग मेजर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। और एंटी डंपिंग मेजर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली क्या, अगर मार्जिन ऑफ डंपिंग लेस देन 2% ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो, अगर जो प्रोडक्ट डंप कर रहे हैं उसका मार्जिन 2% से भी कम हो तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ डंप इंपोर्ट इज लेस देन 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट। आप जितना भी इंपोर्ट करा रहे हो उसका अगर डंप इंपोर्ट 3% से कम है तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। अदरवाइज हम एंटी डंपिंग मेजर्स हैं वो ले सकते हैं। जो एंटी डंपिंग मेजर्स हैं 5 इयर्स के लिए होती हैं, उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेट होंगे, उसके बाद दोबारा से आप एंटी डंपिंग मेजर ले सकोगे। एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेयरिंग मेजर्स। जो सब्सिडीज हैं, काउंटरवेयरिंग मेजर्स हैं, इसके लिए भी एग्रीमेंट किया गया है। जो सब्सिडीज हैं वो 2 टाइप्स की हैं। पहले नॉन एक्शनेबल, जो एक कंट्री नहीं ले सकती, एक है एक्शनेबल सब्सिडीज जो अपनी कंट्री दे सकती है। जो नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज हैं इनको प्रोहिबिटेड सब्सिडीज भी कहा जा सकता है। ये 2 तरह की है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड लोकल कंटेंट सब्सिडीज। जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए अगर एक कंट्री सब्सिडी दे रही है तो इसको प्रोहिबिटेड सब्सिडी कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। जैसे हम अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी दे दी जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, तो ये प्रोहिबिटेड सब्सिडी है। उसके अलावा लोकल कंटेंट सब्सिडी, जिसके अंडर हम अपने प्रोड्यूसर्स को लोकल रॉ मटेरियल यूज करने को इनफोर्स करें। हम कहें आपको फॉरेन रॉ मटेरियल नहीं यूज करना, लोकल रॉ मटेरियल यूज करना है। अगर आप लोकल रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो लोकल कंटेंट सब्सिडी ये भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है एक्शनेबल सब्सिडी, जिसको ग्रीन सब्सिडीज कहा जाता है, अलाउड सब्सिडीज कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होगी, जैसे हमारे इंडिया में किसान निधि सम्मान योजना के तहत फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं, या फिर एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट इनकम के थ्रू बेनिफिट दिए जा रहे हैं। लोन्स हो गया जो चीपर रेट्स पर दे रहे हैं, हम टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ये सब एक्शनेबल है, एक सरकार दे सकती है। लेकिन जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो प्रोहिबिटेड सब्सिडीज हैं, नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज हैं, इनको भी दे सकती हैं। एंड जो काउंटरवेयरिंग मेजर्स हैं ये क्या है, ये इंपोर्ट पर लगाए जाते हैं। ये इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो किस लिए लगाए जा रहे हैं, अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सब्सिडी देती है तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्टिंग कंट्री रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकती है, कस्टम ड्यूटी इंपोज कर सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देगी, जिससे उनके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी थी वो ऑफसेट हो जाएगी। इसलिए काउंटरवेयरिंग मेजर्स एक कंट्री ले सकती है।
कॉन्ट्रवेलिंग इंपोर्ट ड्यूटी। इट मीन्स क्या हो गया, इम्पोजन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टू ऑफसेट द सब्सिडी ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक कंट्री कैन फॉलो द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए WTO एक सेटलमेंट करेगा, एक्शन लेता है। तो आज हमने मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग गुड्स जी एग्रीमेंट की, इसके 5 एग्रीमेंट्स और हैं। हम नेक्स्ट सेशन में ट्रिप्स को करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।